Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to Online Academy with AD. ओके कल हमने बात की थी रेसिप्रोकल लैटिस के बारे में कि वो रेसिप्रोकल लैटिस है क्या, उसको कंस्ट्रक्ट करने का मेथड क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ओके आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है रेसिप्रोकल लैटिस के ऊपर। ओके अब इसकी सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि डायरेक्ट लैटिस इज द रेसिप्रोकल लैटिस टू इट्स ओन रेसिप्रोकल लैटिस। इस बात का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर यहां पे एक सिंपल क्यूब है, ओके एक सिंपल क्यूब है हमारे पास, ठीक है। अब अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ड्रा करूं तो मैंने कल मेथड बताया था कि मैं जैसा मैंने एक और क्यूब ड्रा किया था, ठीक है जी। क्यूब ड्रा करने के बाद अब हमें पता है कि इस क्यूब में जो प्लेन्स है वो कौन कौन सी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये प्लेन है और एक ये प्लेन है, ठीक है। इनके दरमियान कुछ ना कुछ जो है वो डिस्टेंस भी होगा और यहां मैंने लगाया था एच के एल मिलर इंडिसेस, ठीक है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने इस जैसा क्यूब ड्रा किया सबसे पहले वहां पे मैंने ओरिजिन सिलेक्ट किया था, कोई भी पॉइंट मैंने यहाँ पे इसको ओरिजिन मान लिया। अब मैं क्या करूंगा 1/d करूंगा। जब मैंने 1/d कर लिया एच के एल, ठीक है, जितनी लेंथ मेरे पास आई मैं उस लेंथ की एक लाइन लगाऊंगा, ठीक है, यानी एक नॉर्मल ड्रा करूंगा और वो जो नॉर्मल होगा वह इन दोनों प्लेन्स के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अगर आप देखें तो ये जो नॉर्मल है ये इन दोनों, अब ये फेस इस तरीके से है और मैंने अपना जो नॉर्मल ड्रा किया वो इस तरीके से ड्रा किया, यानी फेस इस तरीके से है, मेरा नॉर्मल इस तरीके से है, तो कितने एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। तो ये इट मींस कि ये जो लाइन है ये वाकई नॉर्मल है, ये वाकई परपेंडिकुलर है इन दोनों प्लेन्स के ऊपर। और यहाँ पे मुझे एक पॉइंट भी मिला था, ठीक है। मैंने कहा था कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट ड्रा कर देंगे। इसी तरह हमारे पास ये वाली जो है वो प्लेन है और एक ये प्लेन है, ठीक है। मैंने कहा था कि इनके दरमियान भी कुछ ना कुछ जो है वो डिस्टेंस होगा, ठीक है। इस डिस्टेंस का फिर आप क्या करेंगे 1/d ले लेंगे। जब आपने 1/d ले लिया, ठीक है, तो अब 1/d का जो आंसर आएगा उसी लेंथ का आप एक और नॉर्मल ड्रा करेंगे और वो जो नॉर्मल होगा वो इन दोनों प्लेन्स के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। नॉर्मल होता ही परपेंडिकुलर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है वो दो प्लेन्स हैं, तो मेरे नॉर्मल इस तरीके से है, यानी एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री का और मैं इस लाइन के आगे भी पॉइंट लगा दूंगा। इसी तरीके से मैंने कहा था कि आप हर प्लेन के लिए जितने भी पैरेलल प्लेन्स बनती हैं, अब ये दो प्लेन्स को इस पॉइंट से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं सिंगल पॉइंट से, और इन प्लेन्स को, ये जो पैरेलल प्लेन्स है इनको मैंने रिप्रेजेंट किया इस पॉइंट से। इसी तरीके से मैं सारे पैरेलल प्लेन्स के लिए नॉर्मल ड्रा करूंगा और उनके एंड पे मैं एक पॉइंट ड्रा कर दूंगा। जितने भी मेरे पास पॉइंट्स मिलेंगे बनेंगे, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। हमें पता है ये जो पॉइंट्स हमें मिलते हैं स्पेस के अंदर अरेंज, उन्हें हम लैटिस बोलते हैं। तो वो जो पॉइंट्स हमें मिलेंगे, ठीक है, तो उन्हें हम लैटिस का नाम देंगे और उस लैटिस को हम कहते हैं रेसिप्रोकल लैटिस। तो वो कहता है कि अगर अब ये जो है ये हमारे पास डायरेक्ट लैटिस है और इन पॉइंट से जो हमें बना रहे हैं वो इमेजिनरी लैटिस है, इसे हम रेसिप्रोकल लैटिस का नाम भी देते हैं, ठीक है। तो कहते हैं अगर आप क्यूब की डायरेक्ट लैटिस जो है उसकी रेसिप्रोकल लैटिस अगर आप ड्रा करें, ठीक है, ये हमारे पास आ गई। इस रेसिप्रोकल लैटिस का अगर आप अगेन रेसिप्रोकल लें तो आपके पास ये ओरिजिनल लैटिस ही आ जाएगी, ठीक है। तो वो कहता है कि डायरेक्ट लैटिस इज द रेसिप्रोकल लैटिस टू इट्स ओन रेसिप्रोकल लैटिस, यानी ये डायरेक्ट लैटिस है, इसका आपने रेसिप्रोकल लैटिस लिया। अगर आप इसका दोबारा से रेसिप्रोकल लैटिस ले तो आपके पास ओरिजिनल लैटिस जो है वो ऑब्टेन हो जाएगी, ठीक है, समझ आ गई। ओके यानी हम कह सकते हैं फिर कि डायरेक्ट लैटिस अपने ही रेसिप्रोकल लैटिस का रेसिप्रोकल होता है। दूसरी बात, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इन रेसिप्रोकल लैटिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इन डायरेक्ट लैटिस। कहता है आप ये जो आपके पास डायरेक्ट लैटिस है इसके यूनिट सेल का वॉल्यूम कैलकुलेट कर ले, ठीक है, और ये जो आपके पास ये अगर डायरेक्ट लैटिस के वॉल्यूम को मैं v से शो करता हूं और अब आपके पास जो रेसिप्रोकल लैटिस इसका वॉल्यूम आप कैलकुलेट कर लें, ठीक है, तो आपके पास ये जो रेसिप्रोकल लैटिस का वॉल्यूम आएगा वो डायरेक्ट लैटिस के वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जाहिर बात है रेसिप्रोकल लैटिस जो है वो पूरी की पूरी हम बना ही इसके जो है वो
इंटरप्लेन डिस्टेंस की रेसिप्रोकल्स लेके जो है वो हम रेसिप्रोकल लैटिस बना रहे हैं, तो फिर इसके यूनिट सेल का वॉल्यूम और इसके यूनिट सेल का जो वॉल्यूम होगा वो आपस में क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। अब तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है कि ईच पॉइंट इन रेसिप्रोकल लैटिस रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स इन डायरेक्ट लैटिस। ये तो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। कहता है हर पॉइंट जो रेसिप्रोकल लैटिस में होता है वो एक पॉइंट, सिंगल पॉइंट, वो बहुत सारी पैरेलल प्लेन्स को शो कर रहा होता है असल में। ओके, उसके बाद है रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ सिंपल क्यूब, क्यूबिक लैटिस इज सिंपल क्यूब। ठीक है, यानी अगर आप सिंपल क्यूबिक लैटिस का रेसिप्रोकल लैटिस ड्रा करते हैं तो आपके पास जो रेसिप्रोकल लैटिस आएगा वो भी सिंपल क्यूब टाइप ही होगा। यानी अगर आप सिंपल क्यूबिक का जो है वो रेसिप्रोकल लैटिस ड्रा करते हैं तो उसकी जो शेप होगी वो क्या होगी, सिंपल क्यूबिक ही होगी। बट अगर आप बॉडी सेंटर्ड क्यूब का रेसिप्रोकल लैटिस लेते हैं तो वो जो आपके पास जो रेसिप्रोकल लैटिस हासिल होगी वो फेस सेंटर्ड लैटिस टाइप आएगी। और अगर आप फेस सेंटर्ड क्यूबिक का रेसिप्रोकल लैटिस लेते हैं तो वो जो आपके पास आएगी वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक टाइप आएगी। ओके, यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक ये दोनों एक दूसरे की रेसिप्रोकल लैटिस हो गई। ठीक है, क्योंकि अगर हम इनमें से किसी एक का रेसिप्रोकल लैटिस लें तो दूसरी जो है वो टाइप हमें हासिल हो जाती है। लेकिन सिंपल क्यूबिक जो है ये किसी की रेसिप्रोकल लैटिस नहीं है। इसका अगर आप रेसिप्रोकल लैटिस लें तो आपको खुद वही सिंपल क्यूब ही हासिल हो जाएगा। ओके, उसके बाद पांचवी चीज ट्रांसलेशन वेक्टर। ओके, अब जो डायरेक्ट लैटिस है इसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डायरेक्ट लैटिस है, ये इसका एक्स एक्सिस है, ये इसका जो है वो वाई एक्सिस है, ये इसका जो है वो जी एक्सिस है। ठीक है, हमें पता है एक्स एक्सिस, अगर हम एक्स एक्सिस पे जाते हैं ठीक है तो कितने स्टेप्स जाएंगे, कितना आगे जाएंगे उसे हम शो करेंगे n1 से। और एक्स एक्सिस पे जा रहे हैं तो एक्स एक्सिस पे जाने के लिए हम ए वेक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, ए वेक्टर को देख के हम समझ जाएंगे कि भाई यहाँ एक्स एक्सिस की बात हो रही है। अगर हम बी वेक्टर को देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये भाई वाई वेक्टर पे हम मूव कर रहे हैं। और कितना मूव कर रहे हैं वो पता चलेगा n2 से। z एक्सिस पे मूव अगर हमने करना है तो हम किसकी मदद से करेंगे, z एक्सिस पे मूव हम करेंगे c वेक्टर की मदद से। और कितना मूव करेंगे वो हमें पता चलेगा n3 से। तो डायरेक्ट लैटिस के लिए जो ट्रांसलेशन वेक्टर होता है उसको हम लिखते हैं n1a प्लस n2b प्लस n3c। ठीक है, और ये जो xyz, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये लैटिस है, मैंने यहां भी बनाई हुई है। ठीक है, तो x एक्सिस पे जितना मूव करेंगे वो a वेक्टर, y एक्सिस पे जो हम मूव करेंगे वो b वेक्टर, और z एक्सिस पे जो मूव करेंगे वो किसकी मदद से करेंगे, c वेक्टर की मदद से। ठीक है, अब ये x y z जिनको हम यूज करते हैं एक्सिस को, ठीक है, और ये जो स्पेस है, ठीक है, इस लैटिस को मैंने जिस स्पेस में डाला है जिसके कोऑर्डिनेट्स हम x y z कह रहे हैं, जिसके एक्सिस को हम एक्स वाई जी कह रहे हैं, उस स्पेस को हम कहते हैं रियल स्पेस। ओके, यानी रियल लैटिस को जो स्पेस डील करती है उसे हम कहते हैं रियल स्पेस। और रेसिप्रोकल लैटिस को जो स्पेस डील करती है, पहले मैं बता दूं कि रेसिप्रोकल लैटिस का जो ट्रांसलेशन वेक्टर है उसको हम कैसे शो करेंगे, एच ए प्लस के बी प्लस एल सी। ठीक है, याद रखिएगा रियल लैटिस का ट्रांसलेशन वेक्टर क्या है, इसको हम स्मॉल ए बी सी वेक्टर से शो कर रहे हैं। और ये सारे वेक्टर किस में है, रियल स्पेस में, एक्स वाई जी सिंपल में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो रेसिप्रोकल लैटिस का ट्रांसलेशन वेक्टर है यहाँ पे क्या है, कैपिटल ए बी सी। और ये मैं बता दूं अगर आपने इनको करना है रिप्रेजेंट तो ये किस में आएंगे, एक्स इनवर्स एक्स माइनस वन। जहां वाई एक्सिस लिखते हैं वहां होगा वाई माइनस वन, जहां आप z लिखते हैं वहां होगा z माइनस वन। ठीक है, और अब ये जो हमारे पास स्पेस बनी है, ठीक है, जिसमें आपने जो है वो कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी को शो करना है, इस स्पेस को हम कहते हैं फोरियर स्पेस। ठीक है, तो पांचवी प्रॉपर्टी बड़ी सिंपल सी है, मैं आपको बता देता हूं कि डायरेक्ट लैटिस का ट्रांसलेशन वेक्टर टी से हम शो करते हैं, और वो क्या है, n1a प्लस n2b प्लस n3c, सादा लफ्जों में। और रेसिप्रोकल लैटिस का जो ट्रांसलेशन वेक्टर है उसको हम शो करते हैं g से, एच ए प्लस के बी प्लस एल सी। और ये जो डायरेक्ट लैटिस यानी रियल लैटिस को हम जिस स्पेस में डील करते हैं वो है रियल स्पेस, और रेसिप्रोकल लैटिस को जिस स्पेस में हम डील करते हैं वो है हमारे पास फोरियर स्पेस। अब ये जो मेरे पास कैपिटल ए है, कैपिटल बी है, ये कैपिटल सी है,
ये हमारे स्मॉल ए बी एंड सी से कनेक्टेड हैं और उनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है वो ये है जी कि हमारे पास जो वेक्टर ए है दैट इज इक्वल टू 2b इंटू बी क्रॉस सी ओवर ए डॉट बी क्रॉस सी। अगर हम ए को जब लेंथ ले, बी को विड्थ ले और सी को हाइट ले तो एक्चुअली ये हमारे पास क्या है वॉल्यूम है और ऊपर बी क्रॉस सी क्या है इसको हम एरिया कह सकते हैं। ठीक है, तो बहरहाल जी ए बी एंड सी, ठीक है, बी वेक्टर भी कनेक्टेड है जी कैसे सी क्रॉस ए ओवर ए डॉट बी क्रॉस सी। सी वेक्टर कैसे कनेक्ट है जी 2b a क्रॉस b ओवर a डॉट b क्रॉस c। तो ये इनमें रिलेशनशिप है। आप देखें प्रॉपर्टी नंबर 6 कि वेक्टर a b एंड c आर ऑर्थोगोनल टू टू ऑफ क्रिस्टल एक्सिस वेक्टर a b एंड c। ठीक है, इस लाइन का मतलब बताता हूं मैं आपको। ओके, अब इसमें देखें सबसे पहले वेक्टर a की अगर मैं बात करूं तो वेक्टर a जो है वो मेरा किस स्पेस में है, किस एक्सिस पे है, एक्स इनवर्स पे। ठीक है, तो ये y और z दोनों के ऊपर क्या होगा ऑर्थोगोनल यानी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो अब हमें पता है, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवा दूं कि a डॉट b इज इक्वल टू अगर दो वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट लें तो वो क्या आता है a b cos ऑफ थीटा। अगर a और b आपस में हो परपेंडिकुलर तो थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। a b cos ऑफ 90 डिग्री cos 90 होता है 0। इट मींस अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हों तो उनका आंसर क्या आता है 0। ठीक है, अब मैंने क्या बात की, कहता है वेक्टर ए जो है ना ये किसी भी दो एक्सिस के ऊपर क्या है परपेंडिकुलर है, तो किसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा ये y और z के जो है वो एक्सिस वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर होगा ना। यानी अगर a वेक्टर का हम स्मॉल b से लेंगे तो भी हमें 0 मिलेगा, अगर हम a वेक्टर का प्रोडक्ट लेंगे स्मॉल c से तो भी हमें क्या मिलेगा 0, क्योंकि वेक्टर a b और c के ऊपर क्या है परपेंडिकुलर। और हमने यहां से देख लिया कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है 0 आता है। ठीक है, अब कुछ मैं इसकी मदद से जो है वो फॉर्मूले ड्राइव करूंगा, रिलेशंस ड्राइव करूंगा। ओके, तो मैंने ये देख लिया कि भाई वेक्टर a चूंकि b और c के ऊपर परपेंडिकुलर है ऑर्थोगोनल है लिहाजा a डॉट b क्या है 0 आया। इसी तरह अगर मैं लिखूंगा a डॉट c तो ये भी मेरे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब अगर मैं वेक्टर b की बात करूं इन द सेम वे वेक्टर b जो होगा वो स्मॉल b को छोड़ के, ठीक है, वो वेक्टर a स्मॉल वेक्टर a इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर तो इनका डॉट प्रोडक्ट भी क्या आएगा 0 और b डॉट सी अगर मैं लूं तो वो भी मेरे पास क्या आएगा 0 आएगा। इन द सेम वे अगर मैं बात करूं कैपिटल सी की तो अगर इसका मैं डॉट प्रोडक्ट लूं स्मॉल ए से तो वो भी क्या आएगा 0 और कैपिटल सी का जो डॉट प्रोडक्ट लूं अगर मैं बी के साथ तो वो भी क्या आएगा 0। चले जी ये तो हमारे पास हो गया क्लियर। ठीक है कि ये आपस में क्या है क्योंकि ऑर्थोगोनल लिहाजा हमारे पास 0 आएगा, बट हमारे पास ए डॉट ए क्या आएगा। ठीक है, इस तरह b डॉट कैपिटल B डॉट स्मॉल b क्या आएगा, कैपिटल C डॉट स्मॉल c क्या आएगा, इसको देख लेते हैं। तो देखिए जी a डॉट स्मॉल a इज इक्वल टू, अब कैपिटल A की वैल्यू मेरे पास क्या है 2 पाई b क्रॉस c ओवर a डॉट b क्रॉस c। ये तो मेरे पास आ गई कैपिटल A की वैल्यू। ठीक है, और मैं इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ ले रहा हूं स्मॉल a के साथ। ठीक है जी, अब हमें पता है a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a होते हैं जी। ठीक है, हमें इस प्रॉपर्टी का पता है कि जो डॉट प्रोडक्ट है ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है यानी a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। ठीक है जी, तो मैं इसको यहां भी लिख सकता हूं यानी मैं इसको लिख सकता हूं 2 पाई, ठीक है, a जो मेरे पास यहां पे था मैं इसको पहले लिख सकता हूं a डॉट b क्रॉस c। ठीक है, यानी मैंने क्या किया कि मेरे पास b क्रॉस c डॉट a था तो मैंने उसको लिख लिया a डॉट b क्रॉस c, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तो कम्यूटेटिव है आप उसको इंटरचेंज कर सकते हैं। नीचे मेरे पास क्या है a डॉट b क्रॉस c। ठीक है, अब ये सेम हो गए। ठीक है, जब ये सेम हो गया तो हम क्या करेंगे इनको कैंसल कर देंगे। तो मेरे पास a डॉट a का आंसर क्या आ गया जी, a डॉट a का आंसर मेरे पास आ गया 2 पाई
ठीक है जी। ए डॉट ए इज इक्वल टू 2 पाई। इन द सेम वे फिर मैं लिख सकता हूं कि बी डॉट बी इज इक्वल टू 2 पाई। आप इनको सॉल्व करके भी देख सकते हैं। ओके, इसी तरह सी डॉट सी इज इक्वल टू, ये भी क्या आएगा मेरे पास, 2 पाई ही आएगा। ओके तो ये कुछ रिलेशनशिप थे जो मैंने ड्राइव किए इस प्रॉपर्टी की मदद से। उसके बाद डायमेंशंस की बात करें तो जो डायरेक्ट लैटिस में वेक्टर्स हैं यानी स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, उनकी डायमेंशन होती है एल। ठीक है, सिंपल है। बट जो रेसिप्रोकल लैटिस में वेक्टर्स हैं जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, उनकी डायमेंशन होती है एल माइनस 1। अब वो कैसे, वो भी देख ले। कैपिटल ए का रिलेशनशिप हमने देखा है 2 पाई डॉट ए क्रॉस बी ओवर ए डॉट बी क्रॉस सी। हमें पता है a इज इक्वल टू, अब पाई की तो कोई डायमेंशन है नहीं, ठीक है, नंबर है 3.14। ओके, a क्रॉस b क्या है, a लेंथ और b को अगर मैं विड्थ मान लूं तो क्या होगा, लेंथ और ये भी लेंथ है। फॉर एग्जांपल इसकी डायमेंशन भी लेंथ हम l ले लेते हैं तो क्या होगा, l मल्टीप्लाई l से क्या आएगा, l का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये l और l 3l हो गया, l क्यूब हो गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये इससे कैंसिल, यहाँ पे बच जाएगा 1, और अगर इस l को मैं ऊपर लिखूं तो क्या आ जाएगा, l माइनस 1। तो वेक्टर ए की डायमेंशन क्या है, l माइनस 1। इन द सेम वे वेक्टर बी की डायमेंशन भी l माइनस 1 होगी, वेक्टर सी की डायमेंशन भी l माइनस 1 ही होगी। तो इसलिए हमने कहा कि भाई रेसिप्रोकल लैटिस में जितने भी वेक्टर्स आते हैं उन सब की डायमेंशन क्या होती है, l माइनस 1। मैंने उसको प्रूव भी कर दिया। अब हमने प्रूव करना है, प्रूव दैट एक्सपोनेंशियल आई जी डॉट टी इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, जी क्या है, ये ट्रांसलेशन वेक्टर है रेसिप्रोकल लैटिस का, और टी क्या है, ये ट्रांसलेशन वेक्टर है रियल लैटिस का। तो यहाँ पे देखिएगा, फर्स्टली वी विल फाइंड जी डॉट डी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा आसान कर लेते हैं। हम सबसे पहले जी डॉट टी फाइंड कर लेते हैं। अब जी डॉट टी देखिएगा, ये जी की वैल्यू डॉट ये टी की वैल्यू आ गई आपके पास, जिसको मैंने यहाँ पे भी लिखा था। ठीक है जी, अब जी डॉट टी, जी की वैल्यू डॉट टी की वैल्यू। तो अब मैंने क्या करना है, मैं एच ए को मल्टीप्लाई करूंगा इन तीनों के साथ। जब मैं एच ए को n1 ए के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा एच n1 ए डॉट ए। इसी तरह जब मैं एच ए को मल्टीप्लाई करूंगा n2 बी के साथ, देखें अब ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, हम पढ़ चुके हैं कि ए डॉट बी तो 0 होता है, तो ए डॉट बी ये भी 0 हो गया। इसी तरह जब इस एच ए को मैं n3 सी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो a डॉट सी 0 होता है, लिहाजा एच ए और n3 सी इनको मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, के बी की अगर मैं बात करूं तो के बी जब n1 a से होगा तो b डॉट a 0 होता है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर ये भी हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। हाँ, के बी जब n2 b से मल्टीप्लाई होगा तो फिर मैं लिखूंगा k n2 b डॉट b। ठीक है जी, प्लस अब जब के बी n3 सी के साथ होगा फिर भी 0 आएगा, क्योंकि b और c b डॉट सी 0 होता है। प्लस एल सी जब a से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 आएगा। ठीक है, ये वाला 0 सॉरी, ठीक है, क्योंकि c डॉट a 0 है। प्लस एल सी जब n2 b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 आएगा। ठीक है, एल सी जब n3 c के साथ होगा तो फिर मैं लिखूंगा l n3 c डॉट c। ठीक है जी, g डॉट t इज इक्वल टू एच n1 और a डॉट a मेरे पास क्या होता है जी, 2 पाई। ठीक है, तो मैं a डॉट a की जगह क्या लिखूंगा, 2 पाई लिख दूंगा। प्लस k n2 b डॉट b की जगह मैंने क्या लिखा, 2 पाई। प्लस 0 तो खत्म हो गया, l n3 c डॉट c भी मैंने क्या लिखा, 2 पाई। अब मैंने क्या किया, मैंने आयोटा से, ठीक है, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और मैंने 2 पाई यहां से कॉमन भी ले लिया। जब मैंने 2 पाई बाहर निकाल लिया, एच एन 1 प्लस के एन 2 प्लस एल एन 3 बच गया, और आयोटा से इधर भी मल्टीप्लाई इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने क्या किया, ये मैंने आयोटा जी डॉट टी था, इसके साथ मैंने एक्सपोनेंशियल ले लिया। जब मैं एक्सपोनेंशियल इधर लूंगा लेफ्ट साइड पे तो राइट साइड पे भी ले लूंगा। ठीक है जी, एक्सपोनेंशियल 2 पाई आयोटा। अब ये जो एच एन 1 प्लस के एन 2 प्लस एल एन 3 ये तीनों नंबर्स हैं, एच के एल के मिलर इंडिसेस है। ठीक है, इनका जो प्रोडक्ट आएगा मैंने लेट कर लिया कि वो जो प्रोडक्ट और प्लस सम करके जो मेरे पास आंसर आया मैंने लेट कर लिया वो कोई भी नंबर p है। ठीक है जी, तो 2 पाई एक्सपोनेंशियल मैंने ले लिया था, 2 पाई आयोटा ये वाला आ गया, और इन सब का आंसर मैंने क्या ले लिया, p। एक्सपोनेंशियल क्या होता है, e, तो e की पावर आ जाएगी ना, ये 2 पाई आयोटा, इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा 2 पाई p। ठीक है जी,
अब देखिए एक्सपोनेंशियल होता है ना, e की आयोटा थीटा, हम इसको लिखते हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए मैंने इस e की पावर आयोटा 2 पाई p को क्या लिखा, cos ऑफ, यानी ये एंगल है मेरे पास, तो सबसे पहले cos लिखा, मैंने भी cos लिख दिया, थीटा है, थीटा की जगह मैंने इसका एंगल लिखा 2 पाई p, प्लस आयोटा लिखते हैं, मैंने भी आयोटा लिख दिया, साइन थीटा है, थीटा की जगह मैंने क्या लिखा 2 पाई p। अब आप कैलकुलेट करके देख लें, cos 2 पाई में p की तरफ अगर ना भी जाऊं, ठीक है, आप cos 360 करके देख लें, वो आंसर आपको 1 मिलेगा। आप sin 360 करके देख लें कैलकुलेटर पे, वो आपको आंसर 0 मिलेगा। ठीक है, तो मेरे पास cos 2 पाई p का आंसर क्या आ गया 1, इसका 0, तो 1 प्लस 0 क्या आ गया 1। ठीक है, यानी एक्सपोनेंशियल आयोटा g डॉट t इज इक्वल टू 1, यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको जो है वो समझ आ गई होगी। तो आज हमारा रेसिप्रोकल लेटर्स वाला टॉपिक पूरा हुआ। तो मैं बता दूं कि हमने सबसे पहले प्रॉपर्टीज पढ़ी, ठीक है, रिवीजन की तरफ नहीं जाऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि डायरेक्ट लैटिस जो है वो खुद का रेसिप्रोकल होता है, और रेसिप्रोकल लैटिस का जो वॉल्यूम है, यूनिट सेल का वॉल्यूम, वो डायरेक्ट लैटिस के यूनिट सेल के वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस तरह फिर हमने उनके ट्रांसलेशन वेक्टर्स देखे और कुछ फॉर्मूले रिलेशंस ड्राइव किए, डायमेंशन देखी, ठीक है, और फिर मैंने एक छोटा सा प्रूफ करवाया। अगर आई होप आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। अल्लाह हाफिज।